हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज के इस वीडियो में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है परपैचुटी। तो परपैचुटी ही सिर्फ इसमें रहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, बाकी सब कुछ आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका ये वाला चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके जो भी डाउट्स आएंगे मैं उसे जरूर क्लियर करूंगी, आप मुझे उसमें रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है परपैचुटी। आप ऑलरेडी एन्युटी समझ चुके हो। एन्युटी क्या था कि आपको पता था कि इक्वल अमाउंट है एंड फॉर डेफिनेट पीरियड है, मतलब कि अमाउंट जो भी आपको रिसीव हो रहा है या पे कर रहे हो वो इक्वल अमाउंट होगा जो कि आप एनुअली पे करोगे या फिर रिसीव करोगे। और ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, उसे हम कहते हैं एन्युटी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स एक टाइम पीरियड आपको पता है कि इतने टाइम तक के लिए चलेगा, आपने आराम से उसको कैलकुलेट कर लिया था। बट अगर ऐसा हो कि आपको बोला जाए कि आपको एक इक्वल अमाउंट मिलने वाला है, मतलब कि इन फ्यूचर आपको एक इक्वल अमाउंट हर साल मिलने वाला है, से 1200 आपको हर साल मिलने वाला है, और आपको कह दिया जाए कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए। मैम ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब इनडेफिनेट पीरियड जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें मिलता रहेगा, ऐसा ही कुछ है क्या इसमें? ऐसा ही है कि 1200 आपको इनडेफिनेट पीरियड के लिए मिल रहा है। आपको ये साल भर साल, जब तक आपकी जान है, जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको वो मिलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड परपैचुटी। पर बात आ जाती है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमें ये जानना है कि ये जो परपैचुटी आपको साल भर साल मिलने वाली है, से 1200 आपको इस साल मिली, देन नेक्स्ट ईयर मिली, फिर आपको नेक्स्ट ईयर मिल रही है, तो ये टाइम पीरियड जो है कंटिन्यू होता रहता है और इन्फिनाइट पीरियड तक चलता रहता है। इन्फिनाइट पीरियड तक आपको ये 1200 मिलते रहते हैं। और आप आज जानना चाहते हो कि मतलब आज प्रेजेंट में जानना चाहते हो कि ये जितने भी आपको रिटर्न मिल रहे हैं 1200 के, जितने भी लाइफ लॉन्ग मिल रहे हैं, इसकी आज क्या वैल्यू है, आज प्रेजेंट में इसकी क्या वैल्यू है, ये जानना चाहते हो। तो वो कैसे कैलकुलेट करें? दिक्कत तो अब आ गई, मतलब 1200 मिल रहे थे हमें पूरी जिंदगी के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात थी, पर आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें? तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है। तो जनरली हम क्या करते थे कि कोई भी हमें पता है कि प्रेजेंट वैल्यू जब भी हमें निकालना है तो इट मीन्स कि हमें डिस्काउंटिंग करनी है, डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और जब भी हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो हम कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। तो जब हमें परपैचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, सिंपली जितनी भी जो भी हमें परपैचुटी मिल रही है, परपैचुटी एनुअली जितनी मिल रही है, डिवाइड बाय आर, बस इतना कर देना है हमें। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है इस परपैचुटी की। प्रेजेंट वैल्यू परपैचुटी हमें पता चल जाएगी कि क्या है। तो जो भी परपैचुटी का अमाउंट है उसे हमने डिवाइड कर देना है आर से, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें साल भर साल मिलने वाला है। एक तरह से हम वही तो चीज करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते थे तो हम क्या करते थे, जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू होती थी उसको हमें डिवाइड करना होता था 1 + r पावर n से। अब इस n या इस वाले केस में जो परपैचुटी का केस है उसमें तो ये n जो है इन्फिनाइट बन चुका है, हमें नहीं पता कि क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने बस क्या कर दिया है कि परपैचुटी को ले लिया, फ्यूचर वैल्यू की जगह परपैचुटी आ गई, डिवाइड बाय सीधा r, बस आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी कितनी है। सिंपल। परपैचुटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। तो मैं एक मिनट इसे इरेज कर देती हैं और उसके बाद देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी आपको निकालनी है, और कहा गया कि मतलब कह रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
which is expected to give a return of 2400 per annum indefinitely and rate of interest is 12% per annum. मतलब 2400 आपको एक indefinite period के लिए मिलने वाले हैं, वो चलता रहेगा। एक indefinite period के लिए आपको ये 2400 मिलने वाले हैं। तो 2400 आपको indefinite period के लिए मिल रहे हैं, चलता रहेगा ये। पर आप जानना चाहते हो कि आज ये मतलब 0 ईयर मतलब प्रेजेंट में आप जानना चाहते हो इन सभी रिटर्न्स की क्या वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हो, जो भी ये रिटर्न आपको पूरी लाइफ के लिए, पूरी ये जो इनडेफिनिट पीरियड के लिए मिलने वाले हैं, आप जानना चाहते हो कि आज इसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, आज हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें ये 2400 हर साल मिलते रहे। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ perpetuity is equal to perpetuity amount divide by R। तो perpetuity amount इस केस में क्या है? 2400 पर एनम जो आपको मिलने वाला है, तो 2400 आ जाएगा। एन्युटी की जगह जस्ट perpetuity आ गया क्योंकि ये indefinite पीरियड के लिए। R आपका क्या हो गया? 12%। तो इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 20,000। That's it। तो 20,000 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। आज अगर हमने 20,000 इन्वेस्ट करें एक ऐसी स्कीम में जो कि आपको परपेचुअल रिटर्न देने वाली है, तो वो आपको 2400 हर साल मतलब देगी। तो 20,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब जाके वो आपको 2400 रिटर्न मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक फाइनेंस कंपनी है जो आपको ये ऑफर देती है, एक फाइनेंस कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि आप डिपॉजिट कीजिए अ सम ऑफ 1100, मतलब आप हमारी कंपनी में 1100 रुपए का डिपॉजिट कीजिए और आप रिटर्न पाइए 80 रुपए पर एनम परपेचुअली। मतलब 1100 रुपए इन्वेस्ट कीजिए हमारे यहाँ पर और 80 रुपए आपको हर साल मिलेगा और लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपको मिलने वाला है। शुड आपको ये बोला गया कि शुड दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड, क्या आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। अगर रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का 8% होगा तो क्या इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और फर्दर आपको ये कहा गया कि विल द डिसीजन चेंज इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, अगर 5% हो जाता है तो क्या आपका डिसीजन चेंज होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि 8% पर इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात आई है, तो उससे पहले हमें क्या बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो भी डिपॉजिटर है, जो इसे जिसको ये फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट करना है, तो ये जो डिपॉजिटर है उसको क्या देखना है कि वो ये देखेगा कि आज जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी जो भी है क्या वो ज्यादा है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी जो है वो क्या ज्यादा है टूडेज अमाउंट दैट डिपॉजिटर इज इन्वेस्टिंग। तो देखो अगर वो 1100 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये जो 1100 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी आता है क्या वो इससे ज्यादा है, क्या वो इस 1100 से ज्यादा है, तो आप जो ये ऑफर है कंपनी का उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर तो आपको इसके अंदर डिपॉजिट कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। अब उसका आप पूछोगे कि ये कैसा रीजन है मैम, कैसे समझ में आएगा कि हम यही क्यों चीज लिख रहे हैं। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी की बात करते हो तो क्या होता है, ये कह रही हैं कि आपको रिटर्न मिलने वाला है 80 रुपए पर एनम मिलने वाला है
और बोला गया कि रेट ऑफ रिटर्न है 8%। अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न है तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी क्या होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी क्या होगी। हमें पता है कैसे फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला वापस से लगा दिया। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी इज इक्वल टू परपेचुटी अमाउंट डिवाइड बाय आर। आपका परपेचुटी अमाउंट कितना है, वो आपको मिल रहा है 80 रुपए हर साल। डिवाइड बाय आर करेंगे, आर आपका हो जाएगा 8% का। तो इट मीन्स कि आपके पास जो बनेगा ये अमाउंट 1000 रुपए का बनेगा। अगर हम 1000 कह सकते हैं कि 1000 जो है, अगर आज हम पैसे लगाएंगे तो हमें 80 रुपए जो है हर साल मिलने वाला है। ठीक है, 1000 रुपीज अगर हमने लगाया तो हमें 80 रुपए हर साल मिलने वाले हैं। पर वो ये क्या कहता है कि आप यहाँ पर देखते हो कि टूडेज अमाउंट दैट डिपॉजिटर इज इन्वेस्टिंग जो कितना कर रहा है, वो 1100 कर रहा है। तो मतलब ये कह लो कि वो 1100 का इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट केस में आ रही है वो क्या आ रही है, 1000 की। तो 1000 की आपकी प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी आ रही है। जो आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर आज आप सोचें कि इस इन्वेस्टमेंट का जो आपको 80 रुपए हर साल मिलने वाला है, इसकी आज क्या वैल्यू है। आप ये देखना चाहते हो कि ये जो 80 रुपए आपको हर साल मिल रहा है, इसकी आज क्या वैल्यू है। तो वो उसकी आज वैल्यू है 1000 रुपए। मतलब आज इस 80 मतलब कि जो भी 80 रुपए आपको पूरी मतलब जिंदगी मिलने वाले हैं, उसकी आज जो वैल्यू है 1000 रुपीज ही है। और आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 1100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप तो ज्यादा रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको बदले में कितने का सिर्फ मिल रहा है, 1000 रुपए का फायदा मिल रहा है। आपको सिर्फ 1000 रुपए का फायदा मिल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी से आपको पता चल गया कि आपको सिर्फ 1000 रुपए का फायदा मिल रहा है, पर आप तो दे रहे हो कंपनी को 1100 रुपए। तो आपके लिए ये फायदेमंद नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल फायदे में नहीं है कि आप 1000 रुपए का फायदा लो और दे उनको रहे हो 1100 रुपए। ये तो कंपनी के लिए फायदा, आपके लिए नुकसान है। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी शुड बी ग्रेटर देन टूडेज अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी इसमें क्या है, 1000 रुपए है, जो कि लेस देन है टूडेज अमाउंट that depositor is investing जो कि आपका है कितना, 1100। Hence proposal should be rejected। आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए नुकसान है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। सेम वे में दोबारा से देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड केस देखते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 5% होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इफ rate of interest or you can say rate of return is 5%। इस केस में आपका क्या आंसर होगा। फिर से हम वही काम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी पता करते हैं कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितनी होगी, इज इक्वल टू परपेचुटी अमाउंट डिवाइड बाय आर, जो कि आपका परपेचुटी अमाउंट है 80, आर आपका कितना है 5%। नाउ सॉल्व इट, इसको आ जाएगा आपका 1600। तो 1600 रुपए आप आज मतलब कि ये कह लो कि जो 80 रुपए आपको मिल रहे हैं साल भर साल, तो वो आपको आज
के टाइम पर, मतलब कि आज प्रेजेंट वैल्यू उसकी जो होगी वो सिर्फ 1600 रुपए होगी। तो मतलब ये जो रिटर्न आज आप देखो तो वो आपको कितना मिल रहा होगा, 1600 रुपए का मिल रहा होगा, पर आप इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहे हो, 1100 की कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको फायदा हो रहा है, आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। तो आपको ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि 5% इंटरेस्ट वाले रेट को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, फिर से वही वाली बात लिखेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी is more than today's amount that depositor is investing, जो कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 1600, that is greater than 1100, hence the proposal should be accepted. Proposal should be accepted. तो 5% वाला केस हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ये फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें क्या बोला कि मिस्टर रमेश है जिसने क्या किया था, 20 लाख, सॉरी ये वाला क्वेश्चन तो दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें क्या कहा था कि एक फाइनेंस कंपनी है जिसने आपको ऑफर दिया था कि आप डिपॉजिट कीजिए उनके पास 1100 रुपए और बदले में रिटर्न लीजिए 80 रुपए पर एनम परपेचुअली। आपके पास एक और ऑफर है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न 8% हो जाता है तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने देखा कि क्या प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी जो आज आप देखते हो कि वो जो 80 रुपए जो आपको साल भर साल जो कि रिटर्न मिलने वाला है, उसकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है, आज उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट में उसका क्या रिटर्न की वैल्यू निकलती है। अगर वो रिटर्न की वैल्यू ज्यादा है जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो 8% के केस में तो हमने देखा कि वो कम वैल्यू आ रही थी इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया, और हमने 5% के केस में देखा कि हमारा वो केस ताकि प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी ज्यादा आ गई थी एज कंपेयर टू टूडेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट केस है मिस्टर रामेश का। तो मिस्टर रामेश ने क्या किया कि उसने बोरो करा 20 लाख रुपए। तो 20 लाख वो बोरो करता है फ्रॉम अ बैंक, सही है, बैंक से उसने 20 लाख का लोन ले लिया और बैंक इज गिविंग 2 ऑप्शंस, उसने 2 ऑप्शंस दिए बैंक ने, टू रिटर्न दिस मनी इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, या तो वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रिटर्न कर दे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो एक ऑप्शन में उसको ये बोल दिया गया कि फर्स्ट ऑप्शन में उसे ये कहा गया कि आप इसे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आप इसे पे कर दीजिए, इसको अमाउंट को जो भी आपने बोरो करा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 10% पर एनम। और सेकंड केस में आपको बोला गया कि आप जो है हमें जो लोन का जो इंस्टॉलमेंट देना है वो आप हमें हाफ ईयरली दीजिए। तो हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, और कितने टाइम तक चलेगा, 5 साल तक के लिए चलेगा। तो आप ये कह लीजिए यहाँ पे जो आपका बोल दिया गया कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है और ये रेट जो है वो आपका 9.8% पर एनम है। अब आपको ये बोला गया कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, आप ये वाला करेंगे, ऑप्शन 1 करेंगे जिसमें आपको साल में एक ही बार इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े और आपका 10% इंटरेस्ट हो, क्या फिर आप ऑप्शन 2 को यूज करेंगे जिसमें आपको साल में 2 बार आपको रिटर्न करना है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.8% पर एनम हो। ऐसा जब भी केस आता है तो आपको क्या करना होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करना होता है। आपको जस्ट कैलकुलेट करना है दोनों ऑप्शंस में कि आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उस बेस पर आपको चेक करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन
जो है चूज करना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस केस में? वैसे तो इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ही है, पर प्रूफ करने के लिए मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। 1 प्लस आर ई, आपको पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम ये पहले ही वीडियोस में सीख चुके हैं। तो 1 प्लस आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन एम पावर एम। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आर ई, तो 1 प्लस आर हमारा इस केस में कितना है? 10%। इसे हम कंपाउंडिंग एक बार से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में m जो है वो क्या है? 1 है। इसे अब हम सॉल्व करें तो आप देखोगे कि आपका ये जो अमाउंट आएगा वो 10% पर एनम ही आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 10% पर एनम ही आपका आर ई आ जाएगा। अब सेकंड वाले में भी हमें क्या करना है? ऐसे ही फॉर्मूले को यूज करना है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 प्लस आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन एम पावर ऑफ एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर ई 1 प्लस आर आपका कितना हो गया? 9.8%। एम आपका कितना आ जाएगा? ये आपने क्या कहा? साल में 2 बार आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो इसका मतलब एम आपका है 2। तो एम यहाँ पे भी आपका 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ आएगा 10.04%। अब देखिए, ऑप्शन 1 कहता है 10% पर एनम, ऑप्शन 2 कहता है 10.04%। अब आप तो ले रहे हो लोन। लोन में आप देखते हो कि आपको एक जगह तो 10% ब्याज देना है और दूसरी जगह जो है आपको 10.04% देना है। इस वाले केस में तो आप ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। आप ये वाला ऑप्शन क्यों ऑप्ट करोगे? आप ये वाला चीज क्यों ही चूज करोगे? आप तो ऐसा केस चूज करोगे ना जिसमें आपको इंटरेस्ट कम देना पड़े। तो इसलिए ऑप्शन 1 को चूज किया जाएगा। ऑप्शन 1 should be selected. तो हम ऑप्शन फर्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बट आप देखेंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स ने क्या किया? बोरो करा 1 लाख रुपीस। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया? 8% पर करा, जिसको उसने कंपाउंड किया एनुअली। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट जो चल रहा है कंपाउंडेड एनुअली बेसिस पे चल रहा है, और इक्वल एनुअल पेमेंट आर टू बी मेड फॉर 6 ईयर्स। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कोई एन्युटी भी कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि इक्वल एनुअल पेमेंट दी जा रही है। आर टू बी मेड फॉर 6 ईयर्स। आपको पता है जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है। तो वो जो ईएमआई आप पे करते हो उसको कैलकुलेशन कैसे होती है? हम क्या करते हैं? एन्युटी ही तो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो हाउएवर एट द टाइम ऑफ फोर्थ पेमेंट, जब ये तो 6 साल का आपका था कि आपने 6 साल के लिए उधार लिया है, पर आपने फोर्थ ईयर में ही डिसाइड कर लिया कि मैंने सारा का सारा वापस कर देना है अमाउंट। आपने कहा कि बैंक को मुझे सारा का सारा रिटर्न करना है। फोर्थ ईयर में ही आपने ये डिसाइड कर लिया, और आपको ये बताना है कि फोर्थ ईयर में आपने कितना अमाउंट एक्चुअली में पे करा है। सिंपल क्वेश्चन है। 1 लाख का लोन है। लोन जो है वो आपका 8% के बेसिस पर है। इक्वल एनुअल पेमेंट्स आपने पे करी है फॉर 6 ईयर्स। फोर्थ पेमेंट के टाइम पर ही आपने पूरा का पूरा जो भी उधार था सारा आपने दे दिया है, और आपको ये बताना है कि उस टाइम पे जो आपने अमाउंट जो पे करा है वो कितना किया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो लोन है वो 1 लाख है। नंबर ऑफ ईयर्स जो n है, जो आपका टाइम, जितने टाइम के लिए, वो है आपका 6 ईयर्स। आपका रेट जो है वो आपका हो गया 8%।
आपको सबसे पहले तो ईएमआई, जो कि आप एन्युटी कह सकते हो, आपको वो निकालनी है। कैसे निकालते हैं? हमें सिंपल पता है कि हमारे पास आज एक प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है, इज इक्वल टू हमें एक एन्युटी निकालनी है इनटू प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी फैक्टर लगेगा बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है और हम एन्युटी का देख रहे हैं तो एन्युटी लिखाना पड़ेगा। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड है 6 ईयर्स। एन्युटी आपको नहीं पता है, पर प्रेजेंट वैल्यू मींस आज आपके पास जो अमाउंट है वो क्या है, 1 लाख का लोन है, तो 1 लाख का अमाउंट आप शो करोगे यहाँ पर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर चेक कर लेते हैं, 8% पर कितना है 6 इयर्स के बेस पे, तो 8% के बेस पे अगर हम देखें 6 इयर्स में 4.6229 4.6229, इसे सॉल्व करते हैं और अपना एन्युटी देखते हैं कि कितना आ जाएगा। हमारा जो एन्युटी का अमाउंट होगा वो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा 21631। आप देखेंगे तो ये कुछ आपका पॉइंट्स में होगा, तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली अमाउंट देखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं बना रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस है, उसमें कुछ इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपका कुछ इंस्टॉलमेंट पे हो गया और यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपके यहाँ ईयर्स है। तो देखो फर्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपका अभी के पूरा का पूरा लोन जो है 1 लाख का पूरा 1 लाख आ जाएगा। अब आपने देखा कि इंटरेस्ट आपका 1 लाख पे कितना बना था, अब क्योंकि आपके पास ये लोन का अमाउंट है, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1 लाख के ऊपर 8% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 8000। इंस्टॉलमेंट आपने पहले साल में कितनी दी, आपने दी 21631, साल के एंड में आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब आपके पास कितना बैलेंस बच गया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लाख का लोन हमेशा साल भर साल 6 साल के साथ इतना ही रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे निकाल सकते हैं कि कुछ हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें हमने कुछ इंटरेस्ट पोर्शन ऐड किया क्योंकि बैंक तो इंटरेस्ट कमाएगा, उसमें से माइनस हमने क्या कर दिया इंस्टॉलमेंट, तो हमें क्या मिल जाता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट आपका 8000 माइनस आपने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कर दिया, तो ये कुछ अमाउंट आपका इस तरह से आ जाएगा 86369। सेकंड में देखेंगे, सेकंड ईयर में यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 86369। इंटरेस्ट अगर देखें फिर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 6910, फिर से इंस्टॉलमेंट देखें तो 21631 और अब आपका क्लोजिंग बैलेंस फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 71648। थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या बन जाएगा 71648, यही वाला क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन गया। इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा आपका 5732, इंस्टॉलमेंट आपका 21631 और क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बन जाएगा 55,748। अब आते हैं हमारा फोर्थ ईयर जहां पर हमारा आंसर छुपा हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, रिपीट करो 55,748। इंटरेस्ट अमाउंट अभी भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि साल के एंड में आपने पेमेंट करी है तो इंटरेस्ट तो लगेगा ना इस साल भी, तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 4460। इस बार जो इंस्टॉलमेंट आप ये वाली पे नहीं कर रहे हो, आपने क्या कहा कि मैंने जितना भी था पेंडिंग, जितना भी अमाउंट था वो सारा का सारा मैंने पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट, तो अलोंग विद इंटरेस्ट उसने सारा का सारा पे कर दिया। तो कितना हो गया, एक तो ये हो गया 55,748 ये पेंडिंग है, दूसरा आपका इंटरेस्ट पेंडिंग है, इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा जो
वो आपने पेमेंट करी होगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60208। सारा का सारा आपने पे कर दिया और आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा 0, बिकॉज आपने सारा पे कर दिया। तो फोर्थ ईयर में जो आपने पेमेंट करी वो कितने की करी है? 60,208 की। तो यही आपका सोल्यूशन है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 60,208 was paid in fourth year. So guys, इतना ही है इस वीडियो में आज के लिए और टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।